आपने मुझे बजट भाषण 2022-23 के ऊपर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, हमें गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हम ये तीसरा वर्ष पूरा किया है। कोरोना काल आया, गंभीर बीमारी आई और देश की आर्थिक ना होने के बावजूद और जो जनता से वादे करके हम सत्ता में आए थे, इन 3 वर्षों में 75% वादे पूरे करने का काम किया। आज इस बजट भाषण के 123 पेज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब पढ़े, विपक्ष के सामने एक ऐसा कोई शब्द या खंड नहीं था जिसका वो विरोध कर सके। निरोगी राजस्थान का संकल्प लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वास्थ्य के ऊपर हमेशा से गंभीर रहे और हर व्यक्ति को लाभ पहुँचे, उसे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, उस पर योजनाएं दी। और जिनमें से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना मैं कहना चाहूँगी। पिछले 2 वर्षों के अंदर, कोरोना काल के अंदर, बहुत सारे ऐसे नागरिक हमें मिले जो प्राइवेट हॉस्पिटल में महंगा इलाज कराने के लिए मजबूर थे, गहने बेचने पे मजबूर हुए, 10-10, 15-15 लाख, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, वो अपनी व्यथा किसे सुनाए। और इस बात को सोचते समझते हुए, गंभीरता से लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 5 लाख से इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख तक बढ़ा गया और जिसमें गंभीर बीमारियों को भी जोड़ा गया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सदन की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभापति महोदय, दूर ग्रामीण भूमि में जब हम जाते हैं, बिजली की समस्या काफ़ी गंभीर रहती है और गरीबी के कारण काफ़ी परिवार जो हैं वंचित हैं और कनेक्शन नहीं ले पाते थे, जिनमें से आज एक और सौगात उन परिवारों को देने का काम किया जो 100 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं, उन्हें 50 यूनिट फ्री में दी जाएं। ये कोई छोटी बात नहीं है सभापति महोदय। जब बच्चा पढ़ाई करता है, शाम का समय होता है, तब उसे बिजली चाहिए, घर के छोटे मोटे कामों के लिए बिजली चाहिए। और गरीब जो है वो ताकता रहता था, पड़ोसी के घर में जाकर बच्चा पढ़ने का काम करता था। और इसी के साथ साथ 150 तक की यूनिट के लिए 3 रुपये प्रति यूनिट का जो अनुदान राशि दी गई और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपये तक की अनुदान राशि, ये एक काफ़ी बदलाव, बड़ा बदलाव माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट भाषण में हमें जो दिया, जिसमें एक तरीके से उपभोक्ताओं में खुशी की लहर है। सभापति महोदय, 2022 जा रहा है और 2022 के इस वर्ष में हम ये देखना चाहते थे कि केंद्र की सरकार ने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगनी कर देंगे। ये तो भला हो कि चुनाव आ गए, नहीं तो पता नहीं कितने और किसानों को शहादत देनी पड़ती दिल्ली के उस बॉर्डर के ऊपर, उन तीनों काले कानून के विरोध में जो दिल्ली की सरहद पर बैठे हुए थे। मैं किसानों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि केंद्र में जो शासित सत्ता है उसको, उसके घमंड को चूर चूर करने का काम किया। पर दूसरी तरफ मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान की तर्ज पर जो किसान बजट पहली बार। आप सदन के अंदर कोरम का अभाव है, आप घंटी बजाइए। ये क्या सत्तारूढ़ दल का व्यवहार देखिए। आप सामान्य सदस्य अपनी बात कह रही है, ये तो हम लोग बैठे हैं। प्लीज बिराजी, आप देखो, आप क्या देखो ना, मैंने तो जान के भेजा है, मैंने तो जान के भेजा है, मैंने तो जान के भेजा है, मैंने तो भेजा है ताकि पता लगे आपको। हमने तो भेजा, प्लीज जान के, प्लीज पता लगे सत्तारूढ़ दल कितना गंभीर है। भूखे भजन न होए गोपाला। अभी सब जो है अपनी सुधा पूर्ति करने गए, आप भी बिराजिए, प्लीज बिराजिए। सभापति महोदय, 2022 जो एक बहुत बड़ा वादा केंद्र की सरकार करके आई थी कि 2022 के अंदर हम किसानों की आय को दुगनी कर देंगे, लेकिन आज 2022 के अंदर कहीं पर भी जब उन्होंने अपना बजट पेश किया तो किसानों की आय के ऊपर जिक्र नहीं था।
और ये तीनों काले कानून को अच्छा बताने वाले लोग एक दिन उन्हें झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। मैं आपसे कहना चाह रही थी आपस में वार्ता नहीं। कि समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान की तर्ज पर किसान बजट माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी ने पेश किया और ये लाइन कोई लाइन नहीं है, ये इस प्रदेश के किसानों के लिए खुशहाली का रास्ता खोलती है। केंद्र की सरकार को कहना चाहूँगी कि इस लाइन को मद्देनजर रखते हुए क्या आप किसानों के बारे में विचार रखते हैं? जो वादे आपने करके केंद्र में सत्ता हासिल की थी उन किसानों के साथ, लेकिन उनके साथ आपने दुराचार किया और उन्हें सड़कों पर आने के लिए बाधित किया। किसानों के ऊपर से गाड़ियां चलाई गई, उनकी हत्या की गई। ऐसे मंत्रियों को सत्ता में रखा गया। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या रहती थी सर्द काल के अंदर बिजली की, दिन में बिजली उपलब्ध करा के, ये एक बहुत बड़ा उपकार मैं कहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ बहुत कम सिंचित क्षेत्र है, लेकिन बहुत ज़्यादा शिकायतें मिलती थी कि बार बार उन्हें लाइनें बदलने में दिक्कत आती है, बिजली की कट लग जाते हैं, जिसे ज़्यादा ठंड की वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती थी। और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 33 के 33 जिलों में उस तरीके की उपलब्धता देने की जो बात की है, इसके माध्यम से भी मैं उन्हें आभार व्यक्त करती हूँ। सम्मानीय सभापति महोदय, खेल मेरा विषय रहा है, मैं खेल से जुड़ी रही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2021-22 की बजट घोषणा के अंदर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 3 करोड़ रुपए गोल्ड मेडल के लिए, 2 करोड़ रुपए सिल्वर मेडल के लिए और 3 करोड़ रुपए कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 1 करोड़ रुपए की जो राशि रखी थी, मैं आज गर्व के साथ कह सकती हूँ कि जब हमारे पैरा एथलीट टोक्यो ओलंपिक के अंदर अवनी लखेरा, देवेंद्र झाझड़िया, कृष्णा नागर और हमारा एक और एथलीट सुंदर गुजर जो कि मेडल जीत कर लाए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सदन के माध्यम से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपकी वजह से वो खिलाड़ी किसी न किसी वजह से अपने आप को मजबूर महसूस करते थे, उन्हें आज आपने करोड़पति बनाने का काम किया। उन्हें उनके भविष्य को सुरक्षित और सुनिश्चित रखने के लिए उनके राज्य में आपने नौकरी दी। और साथ ही सभापति महोदय, कई बार मजबूरी हो जाती थी एथलीट की कि दूसरे प्रदेश में जाके वो नौकरियां करें, और आज पे प्रोटेक्शन के माध्यम से मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को हमारे राजस्थान सरकार उसी अपने स्टेट के अंदर नौकरियां दे रही है। ये कोई छोटी बात नहीं। और आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश में खेल का आयोजन होना है, 26 लाख के करीब हमारे खिलाड़ियों ने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है, उससे एक माहौल बदलेगा। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज जब बजट घोषणा के अंदर पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम की घोषणा हुई, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की घोषणा हुई, राजस्थान हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए आपने जोधपुर के लिए भी फिर से 10 करोड़ रुपए के लिए आपने घोषणा की, जो कि जयपुर में बनकर तैयार हो चुका है। ठीक वैसे ही सिंथेटिक ट्रैक आप देखेंगे, जयपुर के अंदर सिंथेटिक ट्रैक जो है, और जोधपुर के अंदर उदयपुर के अंदर 2 सिंथेटिक ट्रैक देने की घोषणा की। राजगढ़ में और गंगानगर में एथलेटिक और कबड्डी की एकेडमी देने का काम किया। खेल छात्रावास, इस तरीके से पैरा ओलंपिक अकादमियों के लिए भी 20-20 करोड़ रुपए की जो घोषणा की है, ये कोई छोटी बात नहीं है साहब। इससे खेल को बढ़ावा मिलेगा। और आज जब कभी भी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम होते हैं तो हम हरियाणा की तरफ देखते हैं, और ये जो बदलाव दिए हैं ये छोटे बदलाव नहीं। 2% कोटा सरकारी नौकरियों में रखना, सीधे तौर पर डीएसपी की भर्ती, एसीएफ की भर्ती, सब इंस्पेक्टर, इस तरीके से जब खिलाड़ियों को नौकरियां दी जाने लगी हैं तो आज राजस्थान का खिलाड़ी है वो दूसरे प्रदेश की तरफ नहीं, बल्कि दूसरे प्रदेश के खिलाड़ी राजस्थान की तरफ देखने लगे हैं। इसके लिए मैं जितना भी धन्यवाद करूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वो कम है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सभापति महोदय, सड़कों के लिए विशेष तौर से, क्योंकि संयम लोढ़ा जी ने बहुत सारी विस्तार से बातें रखी, कविता के माध्यम से इतना सुंदर विवरण उन्होंने विपक्ष की भावनाओं का रखा था, लेकिन सड़कों के ऊपर कहना चाहूँगी
कि प्रत्येक जो मेरे सामने बैठे साथी हैं विपक्ष से, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। 200 की 200 विधानसभा के अंदर पिछले बजट में भी 5 करोड़ की सड़कें हमें दी और इस बार 10 करोड़ की जो सड़कें हमें दी। और साथ साथ मैं यहाँ पर एक मांग जरूर रखना चाहूँगी सभापति महोदय। कई बार कुछ पंचायतें ऐसी हैं जो विधानसभा क्षेत्र दूसरा लगता है और ब्लॉक दूसरा लगता है। ऐसे कारण उन गाँव को, उन पंचायतों को वंचित रखा जाता है। आज मेरी एक मांग ये जरूर रहेगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। काफ़ी पुरानी सड़क है जो कि वैसे तो ये राजगढ़ से निकलती है, पर खुड्डी गाँव से लेकर वाया चनाना, घनाऊ, कांजन, बिरमी और बायां से होते हुए ये भादरा की तरफ जाती है, जिसकी हमेशा से अनदेखी हुई है। सभापति महोदय, ऐसे में मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देते हुए थोड़ा और हमें सड़कों की हम मांग रखते हैं। सभापति महोदय, एक समाज प्रदेश में मिरासी समुदाय जो है, जिसमें मिरासी, ढाडी, मीर, मांगणियार, दमामी, नागरची, लंगा, राणा एवं बिस्ती समुदाय के उत्थान के लिए 20 करोड़ रुपए के लिए प्रावधान रखा गया। सभापति महोदय, मिरासी समाज में खुशी की लहर है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि ये समाज भी चाहता है कि इनके भी समाज का बोर्ड का गठन किया जाए, और ये ऐसी जाति है जिसके ऊपर विशेष तौर पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और उनको उत्थान की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब बजट की रिप्लाई करेंगे तो उसमें ज़रूर विशेष तौर से इसके ऊपर ध्यान देंगे। सभापति महोदय, रोजगार जो है एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है पूरे देश के लिए। केंद्र की सत्ता जब सत्ता में आई थी तो 2 वर्ष प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आई थी, लेकिन गत वर्ष के अंदर ना हमने बेरोजगारी के ऊपर उनके शब्द सुने, ना महंगाई के ऊपर सुने, ना स्वास्थ्य के ऊपर सुने। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोले, नौकरियाँ दी, और जब रीट की परीक्षा की बात आती है तो अपने साथियों, जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, उनकी तरफ से बार बार तख्तियाँ उछाली जा रही थी सीबीआई करके। मैं कहना चाहती हूं कि यूपी में जो हो रहा था या हरियाणा में जो हो रहा था उसके लिए भी आपने सीबीआई की जांच की मांग की थी क्या? दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इनकी बोलती बंद करने का काम किया। जुलाई में फिर से हम भर्ती करके अपने युवाओं को रोजगार प्रदान करना चाहते हैं, और उन रीट की परीक्षाओं को बढ़ाने का जो भी काम किया है, 32,000 से 62,000 को करने का काम किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। सभापति महोदय, बजट भाषण के बाद जब हम वापस अपने घर को लौट रहे थे तो मैंने देखा बाहर हमारे मीडिया के साथी रहते हैं, वहाँ पर विपक्ष के साथी काफ़ी कुछ बोलते हैं, लेकिन उस दिन खाली था, क्योंकि ये 123 पेज का जो बजट भाषण पढ़ा गया था उसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं था जिसका विरोध किया जा सके। 2 मिनट में समाप्त करें। साफ करती हूँ समाप्त, क्योंकि कोरोना काल की दुहाई दी गई, सरकार के ऊपर अलग से भार ना पड़े उसके लिए फ़ोन लौटाने की बात की गई। बहुत अच्छी बात। सभापति महोदय, पिछले वर्ष बजट भाषण के दौरान आईपैड भी दिए गए थे, वो वापस नहीं हुए, उस समय भी कोरोना काल था। सभापति महोदय, एक छोटी सी चीज़ को लेकर इतनी बड़ी बात बनाने की बात की गई। अगर वित्तीय भार को कम करना चाहते थे तो सारे सदन ने, जब सरकार ने फ्लैट दिए थे, उन फ्लैट्स की कीमत काफ़ी थी, मेरे ख्याल से वो वापस करने चाहिए थे। अगर आपको लगा कि वित्तीय भार है तो ये जनता के सामने आप क्या पेश करना चाहते थे, मेरी समझ से परे था। अगर वास्तविकता में आप जनता के हितैषी हैं तो वो चीज़ तो आपको ज़रूर सोचनी चाहिए थी कि वो फ्लैट हैं वो हमें वापस करने चाहिए। लौटा रहे हैं क्या? ये तो अच्छी बात है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ मांगे रखना चाहती हूँ। सिद्धमुख रही, जिसको तहसील
का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2021-22 की घोषणा में की थी। दूर दराज का वो गांव है जिससे काफ़ी दूरी का सामना वहाँ के स्टूडेंट्स को और वहाँ के लोगों को करना पड़ता है। कॉलेज की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर मैं कॉलेज और पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की मैं मांग रखती हूँ। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र से 2 मेजर रेलवे लाइन निकलती हैं जो इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक होने के बाद से किसानों के जो खसरे हैं, खेत हैं, वो दोनों तरफ होने की वजह से उन्हें लंबी दूरी का तय करना पड़ता है, जिनमें से मैंने सिद्धमुख के अंदर, किरतान के अंदर और बोझाण के अंदर अंडरपास की मांग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रखी है। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर हेडक्वार्टर राजगढ़ के अंदर 2 कॉलेज, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हमारे पास कोई कॉलेज नहीं है। अगर हमारे स्टूडेंट को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना पड़े तो 65 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। सभापति महोदय, कोएड कॉलेज इसको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्रमोन्नत किया जाए। साथ ही सभापति महोदय, बिजली की मांग को देखते हुए कालरी व तांबाखेड़ी के अंदर जीएसएस की घोषणा हो, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। सभी समाप्त करें। सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद।